Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud NCC। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपकी जो एनसीसी प्रवेश परीक्षा है यानी कि एनसीसी एंट्रेंस एग्जाम उसका थर्ड मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो कि बेस्ड है उन क्वेश्चंस पे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच ईयर वाज दी नवल विंग ऑफ एनसीसी एस्टेब्लिश्ड। एनसीसी के नौसेना विंग की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी। तो आपको पता है कि एनसीसी की जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी। एनसीसी में गर्ल्स विंग की स्थापना 1949 में, एयर विंग की स्थापना 1950 में और नवल विंग की स्थापना 1952 में। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीसी इन एनसीसी ट्रेनिंग। एनसीसी प्रशिक्षण में एटीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीसी होता है एक सीएटीसी होता है। एटीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एनुअल ट्रेनिंग कैंप। एनुअल ट्रेनिंग कैंप, कई बार आपसे सीएटीसी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। ये जो कैंप होता है सामान्य तौर पे 10 दिन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द नेशनल कैडेट कोर फंक्शन अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय कैडेट कोर भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर जो है वो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस समय पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द ऑफिशियल यूनिफॉर्म, व्हाट इज द ऑफिशियल यूनिफॉर्म कलर ऑफ द एनसीसी एयर विंग कैडेट्स। एनसीसी वायुसेना विंग के कैडेटों की वर्दी का आधिकारिक रंग क्या होता है? तो इसका जो आधिकारिक रंग है उसकी बात हो रही है। अगर हम आर्मी विंग की बात करें तो उनकी यूनिफॉर्म खाकी होती है। नवल विंग की बात करें तो उनकी यूनिफॉर्म जो होती है वो वाइट होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एयर विंग की, तो एयर विंग की जो यूनिफॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी लाइट ब्लू। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लाइट ब्लू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द अपर एज लिमिट टू ज्वाइन द सीनियर डिवीजन ऑफ द एनसीसी। एनसीसी में सीनियर डिवीजन में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु कितनी है? तो देखो एनसीसी में जो है वो कुल मिला के दो डिवीजन होती हैं। एक जूनियर डिवीजन होती है, एक सीनियर डिवीजन होती है। जूनियर डिवीजन सामान्यतः जो है वो स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए होती है और सीनियर डिवीजन जो है वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होती है। और अगर आप सीनियर डिवीजन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो मैक्सिमम एज होती है वो 26 ईयर होती है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कैलिबर ऑफ द बेसिक ट्रेनिंग राइफल यूज्ड बाय द एनसीसी कैडेट्स। एनसीसी कैडेटों द्वारा उपयोग की जाने वाली बुनियादी प्रशिक्षण राइफल का जो कैलिबर है वो कितना होता है? तो देखो अगर पूछा जाए कि कौन सी राइफल यूज की जाती है बेसिक ट्रेनिंग के लिए, तो .22 राइफल यूज की जाती है और इसका जो कैलिबर होता है वो .22 इंच होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। .22 इंच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द एनसीसी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी फॉर मेल एएनओज लोकेटेड। पुरुष एएनओज के लिए एनसीसी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी ओटीए कहाँ पर स्थित है? तो देखो एनसीसी से रिलेटेड दो ओटीए हैं। एक तो ओटीए है जो कि पुरुषों के लिए है, जो कि है कामठी महाराष्ट्र में। दूसरी है डब्ल्यूओटीए यानी कि वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी एनसीसी की, वो है ग्वालियर में। यहाँ पे जो पुरुष एएनओज हैं, एएनओ की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है। तो एएनओ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर। तो इनकी जो ट्रेनिंग होती है एएनओज की वो होती है कामठी महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अगर मेल एएनओज की ट्रेनिंग के बारे में पूछा जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द एनसीसी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी फॉर फीमेल एएनओज लोकेटेड। महिला एएनओज के लिए एनसीसी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी कहां पर स्थित है? तो वो है ग्वालियर में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 9। इन बेसिक स्क्वाड ड्रिल ए स्क्वाड इज जनरली फॉर्म्ड अप इन हाउ मेनी रैंक्स। बुनियादी जो स्क्वाड ड्रिल होती है, बेसिक जो स्क्वाड ड्रिल हमारी होती है उसमें एक स्क्वाड आमतौर पर कितनी रैंक यानी कि लाइनों में बनाया जाता है? तो कितनी रैंक यानी कि लाइनों में बनाया जाता है एक स्क्वाड, इसके बारे में आप देखिए और बताइए मुझे क्या लगता है आपको।
ठीक है, तो जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3, यानी कि 3 जो है वो जो इन बेसिक ड्रिल स्कोड इज जनरली फॉर्म्ड इन हाउ मेनी रैंक्स, तो 3 रैंक्स में बनाया जाता है एक जो स्कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द सब्जेक्ट WT स्टैंड फॉर इन द एनसीसी सिलेबस? एनसीसी के पाठ्यक्रम में WT विषय का क्या अर्थ होता है? तो WT का मतलब होता है वेपन ट्रेनिंग। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। वेपन ट्रेनिंग WT के लिए यूज होता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि FC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो FC की फुल फॉर्म होती है फील्ड क्राफ्ट। FC की फुल फॉर्म होती है फील्ड क्राफ्ट। कई बार BC की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो BC की फुल फॉर्म होती है बैटल क्राफ्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो आपको याद होनी चाहिए सब्जेक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन सोल्जर टू बी अवार्डेड द विक्टोरिया क्रॉस? विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? विक्टोरिया क्रॉस जो है वो अंग्रेजी हुकूमत द्वारा दिए जाने वाला अवार्ड है, और इसके लिए जो सबसे पहले जो अवार्डेड किए गए थे भारतीय में अगर हम बात करें, तो वे थे खुदादाद खान, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। और साथ में थे दरबान सिंह नेगी। तो साथ साथ दिया गया था, लेकिन क्योंकि इंसिडेंट इनका पहले हुआ था खुदादाद खान का, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 1965 इंडो पाक वार ऑफिशियली एंडेड विद द साइनिंग ऑफ विच एग्रीमेंट? कि जो हमारा 1965 का भारत पाक युद्ध जो है, 1965 का जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, वो आधिकारिक तौर पर किस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद में समाप्त हुआ था? देखो, जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध की बात करते हैं तो पहला तो 1947-48 में ही हो गया था। दूसरा हुआ हमारा 1965 में। तीसरा हुआ 1971 में, जिसमें बांग्लादेश बनाया था हमने। और नेक्स्ट हुआ था 1999 में, जिसको हम कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। ये 4 जो वॉर हैं ये हमारे पाकिस्तान के साथ हुए थे, और चाइना के साथ 1962 में हुआ था। तो ये 5 वॉर हुए हैं हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि इंपॉर्टेंट डेट हैं। ये पांचों की पांचों डेट आपको ध्यान रखनी है। तो 1965 का जो युद्ध हुआ था वो जो खत्म हुआ, तो उसके लिए एक समझौता हुआ। उस समझौते का नाम जो है वो है ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद समझौते के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, ताशकंद समझौता। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताशकंद एग्रीमेंट जो हुआ था वो 1966 में हुआ था। 1966 के अंदर जो है वो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ताशकंद जो है पहले USSR में आता था, ताशकंद नाम की जगह। अब ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और इसके अलावा इस समय पर अगर आपसे पूछा जाए कि जब ये एग्रीमेंट हुआ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी। और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो थे अयूब खान। ठीक है, अयूब खान। तो ये बातें भी आप ध्यान रख सकते हैं ताशकंद एग्रीमेंट से रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन ट्राइडेंट वाज ए सक्सेसफुल ऑफेंसिव लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी ऑन ए कराची ड्यूरिंग विच वॉर? ऑपरेशन ट्राइडेंट भारतीय नौसेना द्वारा कराची पर किस युद्ध के दौरान शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट जो था वो सक्सेसफुल ऑफेंसिव लॉन्च था इंडियन नेवी का। तो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था ये ऑपरेशन ट्राइडेंट। एक बात तो आपको अच्छे से ये याद रखनी है कि किसने लॉन्च किया था, ये इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था। और आपको पता है कि जो हमारा 1971 का भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ था, जिसमें हमने बांग्लादेश को बनाया था 1971 में, उसमें इंडियन नेवी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट जो इंडियन नेवी का है वो 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उससे संबंधित है। समझ में आ रही है बात? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। इसकी पीडीएफ की अगर हम बात करें तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जहां से आप हर एक वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह की और वीडियो आपसे स्किप ना हो जाएं, और आगे भी जब आप एनसीसी में सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप तैयारी को इसी तरीके से बेहतर तरीके से कर पाएं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहां पर जो क्वेश्चन है, विच फेमस फोर्ट वाज कैप्चर्ड बाय द छत्रपति शिवाजी महाराज ब्रेव जनरल तानाजी? ठीक है,
तानाजी के द्वारा मूवी भी आई थी इनके ऊपर। छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर सेनापति तानाजी मालुसरे ने किस प्रसिद्ध किले पर विजय प्राप्त की थी? तो उस किले का नाम था सिंहगढ़ फोर्ट, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सिंहगढ़ फोर्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the chief of army staff of Indian Army during the decisive 1971 इंडो-पाक वार? निर्णायक 1971 भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना के थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं, वे थे जनरल सैम मानेकशॉ जी, जिन्हें सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के पहले फील्ड मार्शल बने। ठीक है, फील्ड मार्शल एक ऑनरेरी रैंक होती है जो कि 5 स्टार रैंक होती है। ठीक है, तो ये बात भी आपसे पूछी जाती है। जनरल सैम मानेकशॉ, जिन्हें हम सैम बहादुर के नाम से भी जानते हैं, और इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ये बातें भी आपको याद रखनी है। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1971 इंडो पाक वार? यानी कि 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय पर भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द स्पेशल फोर्स यूनिट पॉपुलरली नोन एज द ब्लैक कैट कमांडो बिलोंग टू द विच ऑर्गेनाइजेशन? विशेष बल इकाई, जिसे लोकप्रिय रूप से ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है, किस संगठन से संबंधित है? तो ये है एनएसजी, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो बनाने का आइडिया था वो 1984 में आया था, लेकिन ऑफिशियली इसे जो बनाया गया था वो 1986 में बनाया गया था एनएसजी को। तो एनएसजी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि ब्लैक कैट कमांडो होते हैं। और जो एसपीजी होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में इनका हमने नाम सुना था सबसे पहले, एसपीजी, तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, मार्को जो होते हैं वो इंडियन नेवी के कमांडोज हैं हमारे, और पैरा एसएफ आप जानते हैं स्पेशल फोर्सेस, जो कि इंडियन आर्मी से रिलेटेड है। तो ये सभी स्पेशल फोर्सेस हैं एक तरीके से, जिसमें एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और मार्कोज इंडियन नेवी से और पैरा एसएफ इंडियन आर्मी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ ए सूबेदार इंडियन आर्मी इन द इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना में जो सूबेदार की रैंक होती है उसकी समकक्ष जो है वो इंडियन एयरफोर्स में क्या रैंक होगी? आर्मी की रैंक है सूबेदार, और इसके समकक्ष में, इसके इक्विवेलेंट में हमको क्वेश्चन नंबर 18 के लिए इसकी इक्विवेलेंट रैंक बतानी है। देखो, इक्विवेलेंट रैंक वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको कमीशन रैंक भी, यानी कि ऑफिसर रैंक भी और नॉन ऑफिसर रैंक भी सारी पता होनी चाहिए। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का, जो कि है वारंट ऑफिसर, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेयर इज द इंडियन एयरफोर्स अकेडमी लोकेटेड? भारतीय वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वायुसेना जो अकादमी है वो हमारी है दुंडीगल के अंदर, और दुंडीगल कहाँ पर पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, तेलंगाना में। तो यहाँ पर है इंडियन एयरफोर्स अकेडमी। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडियन नवल अकेडमी कहाँ पर है, तो वो है एजीमाला, केरल के अंदर, केरल में। अगर आपसे एनडीए पूछी जाती है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है? एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो वो है खड़गवासला, पुणे में। ठीक है, और अगर आपसे पूछी जाती है आईएमए कहाँ पर है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो वो है देहरादून में। ठीक है, कहां पर है? देहरादून में है। कहां पर है? देहरादून में। और अगर आपसे पूछी जाती है एएफएमसी, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, तो वो भी कहां पर है? पुणे में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस से रिलेटेड अकेडमीज हैं, जिनको आपको बड़े ही अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन? भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी का क्या नाम है? तो परमाणु ऊर्जा से संचालित होने वाली अपने ही देश में बनी जो पनडुब्बी है उसका नाम है आईएनएस अरिहंत। और जो आईएनएस जो आगे लिखा होता है इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन नवल शिप। इंडियन नवल शिप जो है वो आईएनएस की फुल फॉर्म होती है, कई बार आपसे पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, इन डिफेंस टर्मिनोलॉजी व्हाट डज AWACS स्टैंड फॉर? रक्षा शब्दावली में AWACS का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो ये जो है वो AWACS की फुल फॉर्म होती है जब हम डिफेंस टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल कमांड्स ऑपरेशनल एंड ट्रेनिंग डज द इंडियन आर्मी हैव? भारतीय सेना में कुल कितनी कमान है? तो भारतीय सेना में वैसे तो कुल 7 कमान है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 7 आ जाएगा, जिसमें से 6 तो ऑपरेशनल कमान है और एक ट्रेनिंग कमान है। और जो ट्रेनिंग कमांड है उसका हेडक्वार्टर है शिमला में। ठीक है, ट्रेनिंग कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो शिमला में है। बाकी 6 कमांड और हैं जो कि इंडियन आर्मी की है। तो 6 ऑपरेशनल कमांड है और एक ट्रेनिंग कमांड है, ये बात आपको याद रखनी है। वेरी गुड। आपको साथ के साथ कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं या फिर जैसा भी आप कमेंट करना चाहें तो उससे मुझे एक मोटिवेशन या गाइडेंस मिलती है अपने आप को इम्प्रूव करने की। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ये ज़रूर बताना कि आप कौन सी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे आइडिया लग सके कि कहाँ कहाँ तक हमारी वीडियो पहुँच रही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द ऑफिशियल मोटो ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना का जो आधिकारिक आदर्श वाक्य है वो क्या है? तो वो है सर्विस बिफोर सेल्फ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगर इंडियन एनसीसी का अगर आपसे पूछा जाता है एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है, तो वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। यूनिटी एंड डिसिप्लिन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वेस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना की जो पश्चिमी कमान है उसका मुख्यालय कहां पर है? तो आप बताएंगे इसमें से कि भारतीय सेना की जो 7 कमांड है, जिसमें से ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया जो कि शिमला में सिचुएटेड है, तो वेस्टर्न कमांड यानी कि पश्चिमी कमान का मुख्यालय आपको बताना है। तो ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो पश्चिमी कमान का मुख्यालय जो है वो है चंडी मंदिर में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच फाइटर एयरक्राफ्ट इज ऑफिशियली नेम्ड वज्र इन द इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना में किस लड़ाकू विमान का आधिकारिक नाम जो है वो वज्र है? तो वो है मिराज 2000 का। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज जियोग्राफिकली नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर? भौगोलिक दृष्टि से किस भारतीय राज्य को जो है 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी को पता है कि पंजाब को 5 राज्यों की भूमि के बारे में की तरह जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है पंजाब। ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27, द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया 1853 में, यानी कि पहली रेलगाड़ी कब चली थी? यात्री रेलगाड़ी 1853 में चली थी। कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे तक चली थी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया? भारत गणराज्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान कौन सा है? तो नागरिक पुरस्कार सम्मान अगर पूछा जाता है तो वो है भारत रत्न। ठीक है, लेकिन अगर आपसे गैलेंट्री अवार्ड पूछा जाता है वीरता के लिए, तो वो परमवीर चक्र हो जाएगा। ये युद्ध काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है परमवीर चक्र जो है। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है? यहाँ पे हमसे पूछा गया है नागरिक सम्मान के लिए, तो वो है भारत रत्न। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। द हिस्टोरिक मोन्यूमेंट गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच सिटी? ऐतिहासिक स्मारक गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में है? तो अगर आपसे गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाता है तो वो है मुंबई में। लेकिन अगर आपसे इंडिया गेट पूछा जाता है कि इंडिया गेट कहां पर है, तो इंडिया गेट तो दिल्ली में है लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर रहना चाहिए। इंडिया गेट नई दिल्ली में है जबकि गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो है मुंबई में। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये इसका जो जवाब है आप सभी बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, और इसका जवाब जो है वो बिल्कुल सही आना चाहिए। ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31, द फेमस डल लेक इज लोकेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? प्रसिद्ध जो डल झील है वो भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो आपसे पूछा जाए कि सुखना झील जो है या सुखना लेक जो है वो किस यूटी के अंतर्गत आती है? तो वो चंडीगढ़ में आती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर पूछा जाता है तो डल लेक जो है वो जम्मू कश्मीर में आती है। विच इज इंडियाज फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन 1936? 1936 में भारत का पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो 1936 में भारत का सबसे पहला और पुराना जो नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है और ये यूके यानी कि उत्तराखंड के अंदर है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है।
क्वेश्चन नंबर 33, विच इंडियन स्टेट इज पॉपुलरली नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? किस भारतीय राज्य को भारत का मसाला बगीचा यानी कि स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है केरल को। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। मैं कई बार सोचता हूँ, आपको ऐसे तो नहीं लगता कि सर पढ़ाते बहुत ज्यादा हैं लेकिन बातें तो करते ही नहीं है? मुझे ऐसे लगता है कि पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँ, ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ सको और समझ सको। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं पढ़ाते हुए थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ। वैसे मुझे बातें करनी आती हैं भगवान की दया से ठीक ठाक, लेकिन अब पढ़ाते हुए पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। फिर भी आप जैसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे वैसे हम आगे से ध्यान रखेंगे। सबसे यहाँ पर बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द कोस्टल स्ट्रेच ऑफ केरला इज जियोग्राफिकली नोन एज? केरल के तटीय क्षेत्र को भौगोलिक रूप से किस रूप में जाना जाता है? तो देखो, ये बात मैंने आपको बताई थी कि इसको हम नॉर्थ बोलते हैं, ये साउथ डायरेक्शन होगी, ये ईस्ट होगी, ये वेस्ट होगी, ठीक है। और केरल का जो तट होता है उसे हम मालाबार बोलते हैं, ठीक है। ये के होता है, ये एम होता है, ये सी होता है। के से हमारा कोंकण बनता है तो यहाँ पे तो नहीं है केरल। सी से हमारा कोरोमंडल बनता है तो यहाँ पे भी नहीं है, तो नीचे है। तो इसका मतलब हमारा जो तट बनता है केरल का वो बनता है मालाबार। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट बॉर्डर म्यांमार टू इट्स फारदेस्ट साउथ? कौन सा भारतीय राज्य अपने दक्षिण में म्यांमार की सीमा को जो है वो छूता है? तो म्यांमार की जो सीमा है वो किस भारतीय राज्य से लगती है? क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो बताएंगे जल्दी से कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जिन ने भी ऑप्शन सी जवाब दिया है वो सही है। मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। द सरकरीक डिस्प्यूट इज मारीटाइम बाउंड्री इशू बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सरकरीक जो विवाद है वो भारत और किस देश के बीच एक समुद्री सीमा का मुद्दा है? तो सरकरीक जो रेखा है वो गुजरात में पड़ती है और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का मुद्दा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। विच इंडियन यूनि टेरिटरी इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड एंटायरली ऑफ कोरल रीफ ओरिजन? कौन सा भारतीय केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह से परवाल भित्ति यानी कि कोरल द्वीप जो है कोरल रीफ मूल के द्वीपों का एक समूह है? तो ये जो है वो है लक्षद्वीप। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नाथुला पास इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच इंडियन स्टेट? रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जो नाथुला दर्रा है, नाथुला जो पास है, वो किस भारतीय राज्य में है? तो नाथुला पास है सिक्किम में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सिक्किम हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। Which coastline of India is historically most vulnerable to intense tropical cyclones? ऐतिहासिक रूप से भारत की कौन सी तटरेखा तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रति जो है वो सर्वाधिक संवेदनशील है? तो आपके सामने जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ध्यान से दिखेंगे अब आपको। वेस्टर्न कोस्ट है यानी कि पश्चिमी तट है, गल्फ ऑफ कच्छ है यानी कि कच्छ की खाड़ी है इसका करेक्ट आंसर, या फिर ईस्टर्न कोस्ट है पूर्वी तट, या फिर कोंकण कोस्ट। क्या होगा इसका सही जवाब बताइए आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। पूर्वी तट जो है वो ज्यादा वल्नरेबल है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ अफगानिस्तान? अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ऑप्शन डी सही जवाब। आपको कमेंट बॉक्स में नेपाल की राजधानी बताना है, भूटान की राजधानी बताना है और श्रीलंका की राजधानी बताना है। इन तीन जो हमारे नेबरिंग कंट्री है इनकी राजधानी आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट नोन एज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI लॉन्च्ड बाय विच नेबरिंग कंट्री? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो एक विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना है, किस पड़ोसी देश ने शुरुआत की है? तो चाइना का ये प्लान है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, डेट ट्रैप में देशों को फंसाने के लिए। वट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्री म्यांमार? म्यांमार जो देश है हमारा पड़ोसी, उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। सिलोन जो नाम है वो श्रीलंका का नाम था पहले, ठीक है, श्रीलंका का। और इसका जो हमारी म्यांमार है इसका नाम था बर्मा, ठीक है।
बर्मा नाम था इसका, आंग सान सू की हैं एक, वो म्यांमार से ही संबंध रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा है टका। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहां पर। इन विच ईयर डिड श्रीलंका फॉर्मरली सीलोन गेन इट्स इंडिपेंडेंस? श्रीलंका जो पूर्व में सीलोन के नाम से जानी जाती थी, तो हमें जो इंडिपेंडेंस मिली थी वो 1947 में मिली थी। तो जो हमारा श्रीलंका है उसको जो इंडिपेंडेंस मिली थी वो किस ईयर में मिली थी, ये आपको बतानी है। श्रीलंका एक ऐसा देश जिसे कि पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था, उसे जो स्वतंत्रता मिली थी तो वो किस वर्ष मिली थी? तो वो मिली थी 1948 में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो वो बनी थी इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बनता है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं संविधान के अंदर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग एज टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखो, लोकसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। और अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु चाहिए 30 वर्ष। और अगर बनना है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बनना है तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 ईयर। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, तीनों आप नोट डाउन कर लीजिए। आपसे किसका पूछा गया? लोकसभा का पूछा गया है, तो 25 ईयर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको एनसीसी की अगर आप कहीं से तैयारी कर रहे हैं, आपको इतनी डिटेल में और इतने अच्छे तरीके से शायद ही कोई बता पाएगा। और अगर बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो भी सर्विस कर रहे हैं, हम भी। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 ईयर। आपसे कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? तो प्राइम मिनिस्टर बनने की जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि वो दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो, यानी कि वो या तो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो। तो मिनिमम एज तो लोकसभा में ही है, तो अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसके लिए भी मिनिमम एज जो है वो 25 ईयर ही है। 25 ईयर के अगर आप हो चुके हैं, आप तो नहीं हुए होंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप हो जाते हैं तो आप डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर के लिए भी फाइट कर सकते हैं। हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सीक्रेसी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जी को जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस समय पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो देखो, इमरजेंसी के 3 आर्टिकल होते हैं, 352, 356 और 360, यानी कि आर्टिकल 352, 356 और 360। तो अगर नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है तो आर्टिकल होगा 352। लेकिन अगर स्टेट इमरजेंसी आ रही है जिसको हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानते हैं, यानी कि राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, तो उसके लिए जो आर्टिकल है वो 356 है। और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हो रही है, यानी कि वित्तीय इमरजेंसी, वित्तीय क्या बोलेंगे, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियली इमरजेंसी की अगर बात हो रही है तो उसके लिए आर्टिकल 360 रहेगा। और आर्टिकल 370 आपको पता ही है किससे रिलेटेड है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये तीन जो आर्टिकल हैं वो इमरजेंसी से रिलेटेड हैं। 352 नेशनल इमरजेंसी के लिए, 356 राष्ट्रपति शासन के लिए जिसे हम स्टेट इमरजेंसी के नाम से जानते हैं, और 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल के लिए जाना जाता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है? तो 0 बार लगी है, एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, बाकी ऊपर वाली दोनों लग चुकी हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज स्ट्रक्चर इनटू हाउ मेनी टीयर्स और लेवल? भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कितने सत्रों की व्यवस्था है? यानी कि भारत का जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, 3 टीयर व्यवस्था है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं हम आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए और आपको अच्छे से डिलीवर करने के लिए। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर करें जो कि एनसीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे करने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तो जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।